बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म का बहुत शुक्रिया, दुआओं का भी बहुत शुक्रिया, जो नहीं भी देते उनका भी बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे जो पेट्रन्स हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, माफ़ी चाहता हूँ, एक दिन मैं थोड़ा नहीं आ सका इसलिए कि मैं ट्रैवल कर रहा था। अब मैं इस जगह पर ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ मैं कर सकता हूँ। नाज़रीन, आज जो मैंने आपसे एक तज़िया करना है, वो मैंने इमरान खान की रिलेशनशिप के साथ करना है और वो ये है कि इमरान के आने से और इमरान की डिफायंस से उसने पाकिस्तान में हर हर हिस्से को, हर पहलू को, हर एस्पेक्ट जो है पाकिस्तानी सोसाइटी को उसने एक्सपोज़ कर दिया है। मैं कुछ हालात हाज़िरा की थोड़ी-सी बातें करके और फिर मैं इस पे आता हूँ। हमने अभी आपने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सुना जो उन्होंने रॉयटर को दिया, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए हैं, इनको ख़ास तौर पर सिर्फ़ इनके लिए बनाया गया है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ़ किसी वादा माफ़ गवाह या अप्रूवर को ढूँढा जाए, जिस तरीके से भुट्टो के खिलाफ़ मसूद महमूद को ढूँढा गया, जो एफएसएफ का डायरेक्टर जनरल था, जिसको हुक्म दिया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को कत्ल करने का और वो वादा माफ़ गवाह बना, उसकी बेसिस पे उसके खिलाफ़ केस चलाया गया और उसको सज़ाए मौत दी गई। अ इमरान रियाज़ खान का केस आया है कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि जी 10 दिन के बाद हम इस पे फिर अपना हुक्मनामा जारी करेंगे। तफ्तीशी अफ़सर को कहा है कि जो वीडियो है उसके उठाए जाने की वो पेश की जाए। छोटी-सी बात करता हूँ, बहुत सिंपल है। जिस पुलिस अफ़सर ने इमरान रियाज़ खान को उठाया सियालकोट से, जिस पुलिस अफ़सर और वो उनके सिपाही जो उसको लेके आए सियालकोट से अब्बास लाइन्स लाहौर में पुलिस, वहाँ से जिस पुलिस के अफ़सर ने उसको हैंडओवर किया आईएसआई के आदमी को, इन सब की शिनाख्त की जाए। कौन थे वो अफ़सर? कौन-सा वो अफ़सर था आईएसआई का? उसके साथ कौन लोग थे? उस गाड़ी का नंबर क्या था जिसके तहत वो आए इनके पास? इमरान रियाज़ को हैंडओवर, ये सबको पता है। यहाँ तक हम सबको पता है कि इमरान रियाज़ खान को आईएसआई ने तहवील में लिया और उसके बाद उसको ले गए, जो कि चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ ही 7 लॉरेंस रोड शायद उसको कहते हैं, जहाँ पर आईएसआई का दफ़्तर है। उस वक़्त तक हमारे पास पूरी मुकम्मल खबर है कि वो वहाँ था। उसके बाद हमें नहीं पता, उसके बाद 3 खबरें आई थी। पहली खबर आई थी कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है और वो बेहोश हो गया है। दूसरी खबर आई कि इतना सख्त उसके ऊपर सर पे उसके मारा गया और इतनी बड़ी इंजरी हुई कि उसकी स्वेलिंग हो गई, तो उसको मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा के डॉक्टरों ने खुद उसको कोमा में डाल दिया कि उसकी जो दिमाग के अंदर हेमरेजिंग है, वो कम हो जाए और उसको फिर निकाला जाए। सुना है वो नहीं निकला और आखिरी खबर ये आई थी कि वो इसी में इंतकाल कर गए। अगर ये कर गए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन पता हमें बहुत आसानी से चल सकता है कि वो कौन से अफ़सर थे, जिसके आईएसआई के अफ़सर जिसके हवाले इमरान रियाज़ खान को किया गया, उसके आगे फिर तफ्तीश चलती है। वीडियो पता नहीं ये कोर्ट कौन-सी वीडियो देखने के चक्करों में है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एक तो ये बात। दूसरी ये बात करना चाहता हूँ कि जो इस वक़्त एक बर्बरियत और दहशतगर्दी की फ़ज़ा है, 4-5 चीज़ें पिछले चंद दिनों में हुई। रोहिदाद खान को 94 पता नहीं 95-96 साल उम्र का, उसको अरेस्ट कर ले गए। उसकी सेहत देख के इतने घबरा गए, उसको छोड़ दिया, बेटे को उठा के ले गए। जनरल यूसुफ जो हमारे वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, 4 स्टार थे, उनके दामाद को उठा लिया गया, जो कि पुराना एक आईजी था पंजाब पुलिस, उसका बेटा है। नदीम अफ़ज़ल चंद के वालिद को उठा लिया गया, छोटे भाई को उठा लिया गया। शहज़ाद अकबर के छोटे भाई को उठा लिया गया। पाकिस्तान का सबसे रीसेंट मेमोरी में सबसे ताकतवर और बड़ी अच्छी रेपुटेशन करने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह को उठा लिया गया। 8 बड़े-बड़े इस मौजूदा जो हुकूमत है, उसके बड़े-बड़े सुतून जो हैं, बशमूल शहबाज शरीफ, उन्होंने आसिम मुनीर को कहा कि इसको अरेस्ट ना किया जाए, वो कुछ नहीं कर सके। बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नदीम अफ़ज़ल चंद तो वापस चला गया ना पीटीआई छोड़ के, उसको भी नहीं छोड़ा। जनरल आसिफ नवाज जो इस फौज का जबरदस्त आर्मी का सिपह सलार चीफ रह चुका है, उसकी नवासी को नहीं छोड़ा। जनरल अमजद शुएब को नहीं छोड़ा। फौजी कर्नल जो कि एसएसजी का एक बड़ा जबरदस्त कर्नल था, उसको टॉर्चर किया गया और पता नहीं कितने लोग, हमें नहीं पता, जो पकड़े गए, टॉर्चर किया गया, मार गया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लोग कहते हैं 50, मेरे पास खबरें हैं 100 से ज्यादा। 30,000 से ज्यादा लोग जो है कैद में हैं। 35,000 रेड मारे गए हैं 13 महीनों में। ये सारा जो है, ये कौन कर रहा है? सवाल सिर्फ ये एक पूछने का है कि ये कर कौन रहा है? अगर मुझे कोई ये कहता है कि जी ये सिर्फ शहबाज शरीफ करा रहा है और राना सनाउल्लाह करा रहा है, तो वो कोई बहुत ही अहमकों की दुनिया में रहता है। मैं 8 साल से लिख रहा हूँ, अखबारों में भी मेरे आर्टिकल छपे हैं, पब्लिकली भी हुआ, मैं वीलॉग में भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का एक सोर्स है, सिर्फ एक। वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बेलगाम
बेकाबू, बेपनाह ताकत, जो उसको कभी भी किसी तरीके से उसकी जवाबदारी नहीं होती है, उससे जवाब नहीं लिया जा सकता। उसकी वजह से हमारे मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगे। उन मार्शल लॉ की वजह से हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ। उन मार्शल लॉ की वजह से हमारे ऊपर एक 1965 की जो जंग है, उसमें हमें धकेला गया। उसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें गईं, जो ज़िया के ज़माने में वॉर ऑफ टेरर या वो मुजाहिदीन के खिलाफ जो जंग जो के साथ जो जंग थी, रशिया के खिलाफ, जिस पर बेपनाह पैसा आया आईएसआई के पास और लोग बहुत करप्ट हो गए, फौज के अफसर और जवान, बड़ा पैसा उन्होंने कमाया। उसी की वजह से मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, वॉर ऑन टेरर लड़ी, बहुत लोगों को पकड़-पकड़ के अमेरिकनों के हवाले किया, पैसे दिए उनके बाद। बेपनाह बेपनाह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई, जो फॉर्मर फाटा था, इस वक़्त केपी का हिस्सा है, बलूचिस्तान के अंदर की गई, कराची में की गई। कि जी ये दुश्मन है मुल्क के, ये एंटी स्टेट है। हमें क्या पता एंटी स्टेट थे या नहीं थे, कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जो कोर्ट जब उनको छोड़ते थे तो ये फौजी कहते थे जी कोर्ट छोड़ देते हैं, ये मुल्क दुश्मन है, इसलिए हम इनको मार देते हैं, हेलीकॉप्टरों के ऊपर से फेंकते हैं। हज़ारों लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा। मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि एक वो विंग कमांडर था स्काउट्स का, गलत गाँव में जाके 25 लोगों को मार दिया। जब उसको बात की कि तुम तो गलत जगह चले गए, तो हँस के कहता है कोई बात नहीं, वो जो असल 25 हैं उनको भी मार देंगे। आपको मैंने वो भी बताया कि वो एक कर्नल के पास लिस्टें आया करती थी कि जी ये ब्लैक हैं, उसमें 11, 12, 13 साल के बच्चे होते थे और उनको हुक्म दिया जाता था कि यार इनको फारिग कर दो लव से, अगले दिन उनको मार दिया जाता था। इसकी कौन जवाबदारी करेगा? इसके पीछे कौन था? ये हुक्म कौन देता था? ये आर्मी चीफ देता था। ये आर्मी चीफ और उसके साथ उसके जर्नैल देते थे। तो जब मुझे लोग कोई कहता है ना कि हैदर मेहदी तू फौज के मुतालिक क्यों कहता है, ये तो सियासतदान बड़े करप्ट थे, ये पुलिस बड़ी करप्ट थी, ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी करप्ट थी, ये जुडिशरी बड़ी करप्ट थी, हमारे कारोबारी बड़ी करप्ट थे। मैं उनसे पूछता हूँ कि 65 साल में 34 साल हुकूमत तो फौज ने की और बाकी जो 31 साल है वो तो सिविलियन हुकूमत के पीछे भी बैठ के फौज ने की है। तो जिम्मेदार कौन है इस ब्यूरोक्रेसी की तबाही का, इस अदलिया की तबाही का, इस पुलिस की तबाही का, इस फौज की तबाही का? एक आदमी, पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ, जिसकी बेपनाह ताकत है, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी आई है। एक सवाल पूछता हूं आप सबसे, कौन था वो आदमी जिसने अप्रैल 2022 में एक अच्छी चलती हुई हुकूमत को खुद कहता है कि मैंने फैसला किया, हमने फैसला किया कि इमरान जो है इसको निकाला जाए? आप होते कौन है? कौन ये मानने के लिए तैयार है कि ये जो 13 महीने से पाकिस्तान के अंदर रेन ऑफ टेरर है, ये शहबाज शरीफ करा रहा है या राना सनाउल्लाह करा रहा है? वो तो टटपुंजिए हैं, वो एक बहुत ही छोटे, जो एक डांग डसने वाले छोटे छोटे सांप है। पीछे जो पूरा इनका जो देव बैठा है, जिसने ये बर्बरियत फैलाई है, वो फौज का आर्मी चीफ है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ है, उसकी बेलगाम ताकत है, जिसकी वजह से वो फौज की ताकत को इस्तेमाल करके इस मुल्क के ऊपर हमला करता है, इस मुल्क के ऊपर कब्जा करता है, इसके वसाइल पे कब्जा करता है, अपने साथ तमाम इंतजामी ढांचे को मिलाता है, अपने साथ करप्ट सारे सियासतदान को मिलाता है। जिस तरह आपने अभी देखा शहबाज को, नवाज को, आसिफ जरदारी, फजलू, ये शाहजहान बुख्ती, ये MQM वगैरह, खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसे लोगों को, इमरान पे आ जाते। इमरान ने इन सबको नंगा कर दिया। नंगे तो साले पहले ही थे, वो कहते हैं हमाम की दीवारें तोड़ दी। मैं जनाब इस पर मैं ये छोटा सा मैंने मुकालमा लिखा था अंग्रेजी में, मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये इतनी दुख भरी दास्तान है पाकिस्तान के लिए कि मैं बस खून के आंसू रो सकता हूँ और लोगों को हिम्मत दिलाने की कोशिश करता हूँ कि देखें ये वक्त गुजरेगा। इमरान ने इस पूरी क्रिमिनल और ये जो करप्ट और गद्दार फौज के जर्नैल और उनके आर्मी चीफ को एक्सपोज किया। इसने उनको भी एक्सपोज किया जो इस फौज के अफसर, जवान, एनसीओ, जेसीओ, जिन्होंने मिलकर इस जालिम बाजवा को और आसिम मुनीर को ताकत फराम की। ISI वाले हो गए, MI वाले हो गए, रेंजर्स वाले हो गए और फौज के और यूनिटें जिन्होंने इनको ताकत फराम की कि ये बर्बरियत कर सके। बर्बरियत क्या है? बगैर पूछे उठा लो, पकड़ लो, अंदर कर दो, थ्रेट करो, ब्लैकमेल करो, पिटाई करो, टॉर्चर करो, फिजिकली अब्यूज करो, माओ, बहनों, बेटियों को, बीवियों को उठाओ, बरहना करो, उनके साथ ज्यादतियां करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, जिन्होंने जिले शाह का कत्ल करवाया और मेरे मुंह में खाक जिन्होंने इमरान रियाज के साथ वो किया, जो कि मुझे बहुत डर है कि उसको भी इन्होंने कत्ल किया। इसलिए इस फौज के सारे सीनियर जनरल जो बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे हुए और बड़े बड़े या अपने पिप लगाते हैं, मेडल लगाते हैं और जनाब बैठ जाते हैं मोटी तोंदे लगा के GHQ में, उनको एक्सपोज किया। इसने नदीम अंजुम को एक्सपोज किया, इसने बाबर इफ्तिखार को एक्सपोज किया, इसने जो पुराना DGC था काशिफ नजीर, इस वक्त वो इंजीनियर इन चीफ है, उसको एक्सपोज किया। जो पुराना चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था अजहर अब्बास, रिटायर होकर रो के चला गया कि मुझे नहीं बनाया, उसको किया। इस वक्त का जो 4 स्टार है आर्मी का आपका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद, उसको एक्सपोज किया। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज जो 10 कोर कमांडर है, उसको एक्सपोज किया। जो इस वक्त का CGS है लेफ्टिनेंट जनरल सईद, उसको किया। इस वक्त का एडजुटेंट जनरल आसिम मलिक,
इस वक्त का DGMI वाजिद अजीज और इससे पहले मेजर जनरल इफ्तिखार जो PMA का कमांडेंट है, उनको एक्सपोज किया। और सबसे ज्यादा बहुत ही नामी ग्रामी बदमाश उचक्का लफंगा सबसे बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान का है, जिसने डायरेक्टली ये ऑर्डर दिए टॉर्चर और खुद करवाता था, फैसल नसीर और उसके जो सेक्टर कमांडर है फहीम रजा, राशिद नसीर और इजाज। जितने सियासतदान जिनको हमें पता था कि वो करप्ट है, इसने उनको ऐसा एक्सपोज किया, उनको हुकूमत में ला के ये नवाज को, शबाज को, मरियम सफदर को, बिल्लो रानी को, जरदारी को, फजल रहमान को, ये जो इनके ये शाहजहान बुख्ती, ये MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह जो है, और इनके साथ जो इनके बड़े सीनियर मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शर्जील मेमन, कादिर पटेल, शर्जील मेमन, कादिर पटेल, मरियम औरंगजेब, ये किस किस्म के लोग हैं? इन सबको आपके सामने नंगा कर दिया और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन कैफरे किरदार पहुंचाया जाएगा। इसने जुडिशरी के अंदर जो गलीज छीचड़े थे उनको एक्सपोज किया, काजी फायद ईसा को एक्सपोज किया, सरदार तारिक को किया, जस्टिस आमिर फारूक को किया, इसने मंदोखेल को किया, इसने जो बड़े अच्छे जज समझे जाते थे मंसूर अली शाह और अपना उसका क्या नाम है याया अफरीदी और जनाब नामी ग्रामी बदमाश अतर मिनल्ला, इन सबको एक्सपोज किया। इसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, इसने इलेक्शन के निजाम को एक्सपोज कर दिया, वो सिकंदर सुल्तान ख्वाजा को एक्सपोज किया, इसने सेक्रेटरी इंटीरियर यूसुफ खोकर जैसे आदमी को एक्सपोज किया जिसने अरशद शरीफ के खिलाफ सेडिशन केसेस फाइल करने की इजाजत दी। इसने एडवोकेट जनरल जो था जहांगीर जदून या जानजेब जदून इस्लामाबाद का जो अभी भी है, जिसने उसने भी इजाजत दी कि अरशद शरीफ के खिलाफ सेडिशन के केसेस फाइल किया, जिसकी वजह से वो भागा और उसको एक बेचारे एक बिल्कुल बस खून के आंसू होते हैं किस तरीके से उसको कत्ल कर दिया गया। इसने पुलिस को एक्सपोज कर दिया, सारी पता तो था करप्ट है, लेकिन जब हमने डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर अकबर को देखा, IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को, तो हमें पता चल गया कि ये पाकिस्तान की पुलिस की क्या हालत है कि ये लोग सरेआम खुले मैदान में दिन की रोशनी में ये कितनी इन्होंने बर्बादी की। ये 30,000 लोगों को कैद, ये 35,000 रेड लोगों घर में, औरतों को उठवाया क्या। इसने ISI और MI को एक्सपोज कर दिया कि जिनका काम था मुल्क को बचाएं, बैरूनी मुल्क के अंदर जो तकरीबकारी करते हैं, इन्होंने इसने एक्सपोज किया कि जो ये हरबे इस्तेमाल करते थे टेररिस्ट के खिलाफ, जिस तरह उनको टॉर्चर किया जाते थे, इस तरह ये एक नहते शहरियों, बूढ़े मर्द और औरत, हमारी माएं बहनें बेटियां, हमारे बच्चों, इनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, इसने एक्सपोज कर दिया। इसने एक्सपोज कर दिया कि ये पाकिस्तान किस तरह चलेगा। अगर आगे का पाकिस्तान आपने देखना है तो आज का पाकिस्तान देख लें, जिस तरीके से ये आसिम मुनीर ने और फौज के सीनियर जनरलों ने पूरे मुल्क पर कब्जा करके, इसके तमाम इंतजामी ढांचे के ऊपर कब्जा करके जो इन्होंने एक दहशतगर्दी की फिजा और फैलाई है, और अगर नहीं रोका गया तो यही पाकिस्तान होगा आपके आगे चल के। ये उसने बता दिया कि कहीं भी अगर आपने इनसे इख्तलाफ किया, सिर्फ ये कह दिया ये फौज गलत कर रही है, आसिम मुनीर गलत कर रहा है, तो आपको फौरन उठा लिया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको नंगा करके उल्टा लटकाया जाएगा, आपकी माँ बहनों बेटियों को बरहना किया जाएगा, उनके साथ ज्यादती की जाएगी कि आपको चुप कराया जाए। हो लेकिन जो सबसे बड़ा इसने एक्सपोज किया है ना जी, वो इसने एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी किस तरह करता है, जिस तरह इसने बाजवा को और आसिम मुनीर को एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने और फौज के सामने भी। हमें आज ये पता चल गया है जी, जिस फौज के ऊपर हमें बड़ा नाज था जी, हमारे लिए लड़ती है, हमारी जानें बचाती है, हम रात को सोते हैं इसलिए कि ये हमारे लिए मरते हैं, बिल्कुल सही, शहीद बहुत होते हैं, यंग ऑफिसर होता है, जवान होता है, NCO JCO होता है, फौजी जर्नैल इन लाशों के ऊपर अपनी सियासत करता है, करप्शन करता है, पैसा जमाता है, कमाता है। इस फौज के अंदर कहां गई वो गैरत, कहां गई वो शर्म, कहां गई वो हया कि वो अपने इस आर्मी चीफ जो कि एक पागल आर्मी चीफ है, जो गैर कानूनी है, उसकी अहकामात मानता है। ये फौज कैसी है कि इसके सारे अफसर प्लॉट, पर्क्स, प्रिविलेजेस, खास तौर पे सीनियर ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, अब तो कर्नल और मेजरों को भी प्लॉट मिलती है, उसकी वजह से चुप, नौकरी बचाने के लिए चुप, नौकरी कि यार मैं कुछ कहूंगा मुझे निकाल दिया जाएगा, सब खत्म हो गया। कोई इनके पास कोई किसी किस्म की, मैं कहता हूं इनके पास कोई किसी किस्म की ये उस चीज का सहारा नहीं ले सकते कि जी ये आर्मी का हमारी डिसिप्लिन है, ये जी हमारी यूनिटी ऑफ कमांड है, इसके तहत हमारा आर्मी चीफ इस मुल्क के लोगों को उठाए, उनको टॉर्चर करे, अब्यूज करे, मारे, कत्ल करे, घरों में घुसे, तबाही बर्बादी मचाए। नहीं जी नहीं, हमारा तो जी यूनिटी ऑफ कमांड है जी, नहीं जी नहीं जी, हमारा तो डिसिप्लिन है, हम तो जी ऐसे नहीं कर। ये कैसी फौज है, ये कैसे अफसर है, ये कैसे सरदार साहिबान है, ये कैसे हवलदार है, लांस नायक है, नायक है, ये कैसे जवान है। मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों से अगर आप सुन रहे हैं।
और ये जो बार बार हमें एक चूरन बेचा गया कि जी हम अपनी फौज के खिलाफ बात ना करें जी, फौज हमारा सतून है जी, फौज हमें बचाती है जी, फौज हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, अगर हम फौज को क्रिटिसाइज करेंगे तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। मुझे ये बताएं, इससे ज्यादा इस मुल्क को और फौज को कौन कमजोर कर सकता है जिस तरह आसिम ने और बाजवे ने किया है पिछले 13 महीने? मुझे बताएं, किसी को कोई शक है कि 13 महीने पहले ये डाकू लुटेरों का टोला पाकिस्तान पे किसने मुसल्लत किया? किसी को कोई शक है कि ये जो बर्बरियत उठाई जा रही है, ये बर्बरियत जो हमारे पर हो रही है, इसके पीछे सिवाय फौज के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उसके जर्नैलों के ऑर्डर नहीं है? किसी को कोई शक है कि बाजवा ने और उसके जर्नैलों ने 29 नवंबर तक, अप्रैल 2022 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक बर्बरियत नहीं की? किसी को कोई शक है 29 नवंबर से लेकर आज तक जो दहशतगर्दी तबाह, जो एक ऐसी फिजा है कि हम सांस भी नहीं ले सकते, हमारे गर्दन पे घुटना है, ये सांस लोगे कुछ बोलोगे तो गद्दार है, तू गद्दार है, तू बोल भी नहीं सकता। ये कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम अपनी आंखें अलग दूर इनसे कहेंगे? कब तक हम ये सवाल नहीं करेंगे कि कोर कमांडर के घर के ऊपर जो आग जलाई गई, जो अस्करी जो प्लाजा है उसको जलाया गया, जो मियावाली में जहाज को जलाया गया, जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर लाहौर में जलाया गया, उसके पीछे आसिम मुनीर के डायरेक्ट काम दिए? किसको नहीं पता? फौज में पूछे, डायरेक्ट ऑर्डर इसने दिए थे अपने सलमान गनी जो कोर कमांडर लाहौर था, उसके चीफ ऑफ स्टाफ का ब्रिगेडियर को, कि तुम्हें अगर ये कांटेक्ट करे मदद के लिए, इसके फोन नहीं उठाना। 6 घंटे तक उसने फोन नहीं उठाया। किसको नहीं पता कि इसने डायरेक्टली 10 डे और 11 डे के जीओसी को ऑर्डर दिए थे कि अगर कोर कमांडर तुमसे मदद मांगे तुमने नहीं उठाना। रेंजर्स को भी यही हुक्म दिया था, पुलिस के आईजी को पंजाब को भी यही हुक्म दिया था, सबको यह हुक्म दिया था। किसको नहीं पता कि इसने डायरेक्ट ऑर्डर कर्नलों को दिए, ब्रिगेडियर को दिए, चेन ऑफ कमांड बाईपास करके कि सारे नाके उठा लो, सारी क्यूआरएफ ने कोर कमांडर के घर की तरफ नहीं जाना, कोई पुलिस की नफरी नहीं जाएगी, जलाने दो। कौन थे वो लोग? वो एक आपने एक बड़ा देखा होगा वीडियो, एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि जिन लोगों ने उससे छीन लिया कैमरा, ये जब वीडियो बना रहा था कि तुम इसको डिलीट करो। क्यों डिलीट करवाया तुम लोगों ने? कौन थे वो लोग? कौन थे वो 2 आदमी जो कि उस मॉब में थे, जिनकी तस्वीर नहीं छापी जाती कि ये भी मुलव्वस थे? कब तक हम ये चूरन सुनेंगे कि आप लोग आराम की नींद सोते हैं इसलिए कि आपकी फौज आपका दिफा कर रही है? ये दिफा कर रही है फौज का? ये हमारे 25,000 रेड जो घरों में मारे, ये 30,000 आदमियों को जो आपने, ये फौज दिफा करेगी जो पीटीआई के लीडर्स को थ्रेट करती है कि हम आपकी बीवियों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को, आपकी माओ को हम ये करेंगे अगर आपने पीटीआई छोड़ा? ये वो फौज है जो हमारे लिए लड़ती है? ये वो फौज है जिसने हजारों लोगों को बलोचिस्तान में और केपी में खास तौर पर और कराची में लोगों को कत्ल किया बगैर किसी कानून के जाब्तों के अंडर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मैं ये कहता हूं कि जी मुझे तो इतना खौफ आता है ये बात कहते हुए भी जो अभी मैं कहने वाला हूं। मैं तो अब सवालिया निशान एपीएस के अंदर जो कत्ल गारत हुई थी, जो हमारे 157 बच्चे मारे गए, मैं तो उसके ऊपर भी अब सवाल उठाता हूं कि पता नहीं उसके पीछे कौन था। बस मैं इस बात को यही छोड़ता हूं, बिकॉज हमने इतना झूठ सुना है इस फौज से 1958 से लेकर, शायद उससे पहले भी, लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर आज तक इतना झूठ सुना है, इतना झूठ सुना है कि मेरे जैसे लोग भी सोए हुए थे, मैं भी अंधा गूंगा बहरा था, मुझे भी आखिर में पता चल गया, इतना झूठ सुना है। मुझे तो एपीएस के ऊपर बहुत, हम क्यों नहीं सवाल उठा सकते कि सलीम शहजाद जो एक जर्नलिस्ट था उसको क्यों नहीं कत्ल किया? मैंने दिफा किया था, मैंने कहा जी ऐसा इतनी गलत हरकत नहीं कर सकती, मेरे पास इतने शवाहिद हैं कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं किस सवाल क्यों नहीं उठा सकता कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, इमरान रियाज को किसने अडॉप्ट किया, किसने टॉर्चर किया और खुदा ना खाता उसको कत्ल कर दिया? मैं क्यों नहीं ये सवाल पूछ सकता कि जिले शाह को किसने कत्ल किया, किसके हुक्म पे कत्ल किया गया? मैं क्यों नहीं ये सवाल उठा सकता कि अली रजा अब्दी जो एक एमक्यूएम का लीडर था, सियासत छोड़ गया था, उसको उसके घर के बाहर कत्ल किया गया, जिसके मुबैना तौर पर सारी दुनिया कहती है जितनी उन्होंने जियो फेंसिंग है, सब टेलीफोन कॉल जो है ओरिजिनेट होती हैं रेंजर्स हेडक्वार्टर से उसके घर तक। और उस वक्त डीजी रेंजर्स होते थे मेजर जनरल सईद, जो इस वक्त आपके लेफ्टिनेंट जनरल सईद आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है। मैं ये कहता हूं कि जी जो कुछ आपने पाकिस्तान में देखा, देखिए जी एक मैं छोटी सी बात क्लैरिफाई करा दूं, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, मैं फौज जो हरकतें कर रही है मैं उसके खिलाफ हूं, मैं इस आर्मी चीफ के खिलाफ हूं जो इस किस्म के हुक्म दे रही है। देखिए जी, स्टेट जो है और एक टेररिस्ट आउटफिट में बहुत फर्क है। एक टेररिस्ट आउटफिट चाहे वो अलकायदा हो या दाइश हो या सिपाही साहबा हो या लश्कर जंगवी हो या एमक्यूएम की जो फैसिस्ट नुमा पार्टी थी या वो तो गैर कानूनी हरकतें करती हैं, वो तो टेररिज्म करती हैं, वो लोगों को अगवा करेंगी, वो लोगों को कत्ल करेंगी, बिकॉज वो टेररिस्ट है। अफवाज पाकिस्तान नहीं कर सकती है, बिकॉज अफवाज पाकिस्तान एक हुकूमत का इदारा है, वो कानून के तहत काम करता है। अगर वो भी ये हरकतें करने लगे तो मुझे ये बताएं, इस इदारे में जो कानून का इदारा, कानून के तहत कायम किया गया इदारा, पेट पाल के काट के हम इनको पालते हैं, पोसते हैं, इनके हथियार इनको सप्लाई करते हैं, इनकी वर्दियां, इनकी गाड़ियां, इनके टैंक, इनकी तोपे, अगर वो भी एक टेररिस्ट आउटफिट की तरह काम करने लगे कि बगैर किसी जाब्ते के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी एक्सेस टू जस्टिस के
अगर ये लोग भी वही हरकतें करें टेररिस्ट आउटफिट, तो मुझे बताइए इनमें और उन टेररिस्ट आउटफिट में क्या फर्क है? तो मैं इसमें बजा हूंगा कहने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट आउटफिट अफवाज पाकिस्तान है, इसलिए कि उसके ऊपर एक ऐसा जनरल बैठा है आसिम मुनीर, और उसके साथ ऐसे जर्नैल हैं जो ये इस किस्म की फसाइयत पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। तो उनमें और अलकायदा में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में और दाइश में और लश्कर जंगमी में और सिपाही साहबा में और एमक्यूएम में क्या फर्क है? सवाल पूछता हूं आपसे। मैं तो खुदा की कसम, जब मैं ये लिख रहा था, मैं एक्चुअली रो रहा था जब याद। मुझे आप ये बताएं कि हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? ये अगर हमारा पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा, जिसके पास बेपनाह ताकत है, 6-7 लाख उसके पास बंदूकें, वो अगर एक टेररिस्ट आउटफिट बन जाए, हम कैन वी अफोर्ड इट? ये हम बर्दाश्त करेगा ये मुल्क? क्या हमें आसिम और उसके उन ऐसे जर्नैलों को फारिग नहीं करना चाहिए जो कि इन करप्ट टोले सियासतदानों के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और फौज की एग्जिस्टेंस को दांव पे लगा दिया? क्या हमें वो नहीं करना चाहिए जो भी हमारी ताकत में हो कि हम इस फौज को और पाकिस्तान को इन जालिम जर्नैलों से, इस आसिम मुनीर से बचाया जाए? क्या है ऑप्शन हमारे पास? या तो हम कानून का दरवाजा खटखटाएं, और कानून भी चुप है, इसलिए कि उनके ऊपर भी वही, जो उनमें से दलेर जज है, उनके ऊपर भी वही हालत है जो बाकी पाकिस्तान में। तो आप लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे, या लोग चुप कर जाएंगे या लोग लड़ जाएंगे। अगर लोग लड़ गए तो खाना जंगी हो जाएगी, अगर खाना जंगी हो गई तो कोई नहीं बचा सकेगा इस पाकिस्तान को और ना इस फौज को। और यही प्लान है बैरूनी ममालिक का, और यही प्लान है इस आसिम मुनीर का, और इसके साथ जो जर्नैल जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो फौजी अफसर, जेसीओ एनसीओ जवान जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनका है। तो लड़े, फिर हमें लड़ना पड़ेगा, हमें अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, जायज तरीके से लड़ना पड़ेगा, हर तरीके से लड़ना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, और जो रही सही लूली लगड़ी फौज है उसको बचाएं कि फिर बाद में उसकी हम तंजीमें ना करें और उसको बचाएं। देखें जी, मैं आपको एक बता रहा हूं, जितना मुझे यकीन है अपनी मौत का, और इतना ही मुझे यकीन है कि एक दिन ये पागल कुत्ते, ये बिल्कुल पागल लोग, ज़हनी मरीज, साइकोपैथ जो है ना जी, एक दिन इनका हिसाब होगा, और इसी दुनिया में होगा इंशाल्लाह, और जल्दी होगा। आप जितना देर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे जल्दी होगा। इनके अपने लोग इनके खिलाफ बयान देंगे, और मैं बार बार लोगों को कहता हूं, खुदा के लिए एविडेंस कलेक्ट करो। मैं सारे फौजियों से कहता हूं, पुलिस वालों से कहता हूं, ब्यूरोक्रेसी कहता हूं, एविडेंस कलेक्ट करें। जो इन्होंने गैर कानूनी ऑर्डर आपको दिए, तारीख लिखें, टाइम लिखें, क्या हुक्म था, किसके खिलाफ था, कैसे उसकी तामील की गई, कि कल को जब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, आप आके कहें जी मुझे ये मिला था, मैं माफी चाहता हूं। खुद आप बने वादा माफ गवाह इनके खिलाफ। ये जो क्राइम्स है ना जी, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने जराइम किए हैं, जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, अगर उसमें आर्टिकल 6 है तो इनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और उसकी अगर सजाई मौत है इनको सजाई मौत मिलनी चाहिए, और अगर इन्होंने इनको लटकाना है तो ये लटकेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, जितना जुल्म आसिम और ये फौज के जर्नैल और बाकी इसके साथ जो लोग हैं, और इंक्लूडिंग सिविलियन जो है इनके साथ, और ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में जितने हैं, ये सब अपने गर्दनों के करीब फंदा कर रहे हैं। इस वक्त तो एक सिर्फ अफगान ने बाजवे को पकड़ा फ्रांस में और गालियां दी, कल को जिस तरह इजरायली ने नाज़ी जर्मनी में उन लोगों के खिलाफ ढूंढ कर 50-60 साल तक के बाद जाके उनको ढूंढ के लाए, इजराइल लाए, उनको सजा दी, इंशाअल्लाह ताला इनको भी सजा मिलेगी। ये मेरी आप बात याद रखें, ये मैं कोई ख्वाबी पलाव की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए, जो हो रही है, जिन्होंने टॉर्चर किया है, जिन्होंने पब्लिकली अब्यूज, जो अल्लाह माफ करता है, जिन्होंने फिजिकल अब्यूज किया है, रेप किया है, औरतों को बरहना किया, उनके लिए भी सजाएं होंगी। अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मर्डर है, सजाए मौत होगी, उम्र कैद होगी, 10-10 साल, 14-14 साल कैद होगी। हम इजराइलियों की तरह करेंगे, इनको लेके आएंगे, वादा माफ गवाह होंगे, हर दुनिया के कोने से लेके आएंगे, बाजवे को लेके आएंगे अगर भागा, आसिम को लेके आएंगे, नदीम अंजुम को लेके आएंगे, फैसल नसीर को लेके आएंगे, बाबर इफ्तिखार को लेके आएंगे, जितने मुलव्वस हैं ISI के अंदर, जो ये फ़हीम रजा राशिद थी, सबको लेके आएंगे। चाहे ये इंग्लिस्तान भागे, चाहे ये दुबई भागे, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया भागे, चाहे ये कनाडा अमेरिका भागे, सबको लेके आएंगे। ये दिन आएगा, ये आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त आपको जंग करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको इनका मुकाबला करना पड़ेगा। आप इमरान के साथ खड़े हों, आप हक के साथ खड़े हों, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हों, आप खड़े हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी। वो बड़ी फेमस सेइंग है, नेवर गिव इन, नेवर 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 नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने इस पाकिस्तान को बचाना है, आपने इस अफवाज पाकिस्तान जो लूली लंगड़ी ले गई है उसको बचाना है। साबित कदम रहे, खुदा के लिए फजर आएगी, अजान होगी। ये जितनी तारीख रात, जितनी तारीख होती है, काली होती है, ये उस चीज की निशानदेही करती है कि इसके बाद अब जो है अगला दिन आने वाला है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का असूल है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का कानून है, ये नहीं बच सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप
हिम्मत नहीं आ रही। लोग कहते हैं जी होपलेसनेस है, कुछ नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल सही आप फरमाते हैं, इस वक्त बिल्कुल कलक है, नहीं नजर आ रहा। लेकिन याद रहे ये वक्त जाएगा, आज से मुनीर बुढ़ा होगा अगर ये पहले ना गया। कमर बाजवा की भी हालत आप देखेंगे, ये नदीम अंजुम, ये फैसल नसीर, ये बाबर इफ्तिखार, ये शाहिद इम्तियाज, ये सईद, ये जितने लोग, ये DGMI वाजिद अजीज, ये DGMI पुराना इफ्तिखार, ये क्या सारी उम्र ये वर्दियां पहनेंगे? ये सारी उम्र गार्ड इनके पास होगी, इनके अपने बंदे इनके खिलाफ जाएंगे। ये तारीख हमें बताती है। चाउसेस्को के अपने पायलट ने उसके खिलाफ गद्दारी करके हेलीकॉप्टर नीचे गुजारा, लोगों को कहा यहाँ आए, 4 घंटे में उसको फारिग किया। आप सद्दाम हुसैन को अपने लोगों ने, उसके लोगों ने उसको पकड़वाया, कदाफी के अपने लोगों ने उसको पकड़वाया। नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। ये याद रखें, ये सुबह आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जिनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ, मुसीबतें हुई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुसीबतें आसान करे। जो लोग शहीद हुए हैं इस जंग में, इस जिहाद में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये जो नासूर हैं, इन जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको को अक्ल दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कुछ समझ दे कि पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ना झोंके, ना झोंके, ना झोंके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।